नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज शनिवार है, तारीख होगी आपकी 23 मई की और शनिवार है इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। आप जानते हैं कि बाकी 5 दिन मार्केट खुला होता है अमेरिका का और मार्केट को चढ़ाने और गिराने के हिसाब से बयान आते रहते हैं, लेकिन असल खेल जो होता है वो सैटरडे और संडे को होता है। आसिम मुनीर पहले जाने वाले थे ईरान, खबर आ गई, पक्की हो गई। परसों मैंने आपको बताया था कि वो ईरान जा रहे हैं। कल यह खबर आई कि ईरान नहीं जा रहे हैं, ईरान कैंसिल हो गया है उनका जाना, वो भी कल मैंने आपको बताया। और अब आज खबर आ रही है कि दूसरे कैंसिलेशन के बाद तीसरा प्लान बना और आसिम मुनीर फाइनली ईरान पहुंच गए हैं। अब वो ईरान क्यों पहुंचे हैं? एक खदशा यह है कि वो कोई फाइनल डील लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फाइनल डील लेकर नहीं पहुंचे हैं ये तो ईरान ने बता ही दिया है। ईरान के जो बागई साहब हैं, जो वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ साफ कही कि बातचीत चल रही है लेकिन डील नहीं हुई है। और इसी बीच में खबर एक और आई कि कतर से एक रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप गया हुआ है ईरान और वो भी बातचीत कर रहा है। अरागची के साथ मुलाकात हुई और बाकी सारी चीजें हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि कतर का प्रतिनिधिमंडल वहां क्या करने गया हुआ है, और सोचने वाली बात यह भी है कि आसिम मुनीर अगर फाइनल डील लेकर नहीं गए हैं तो क्या है। और इन सब के बीच मुस्तफा खामनेई साहब का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट कहता है कि इस बार अगर जंग शुरू हुई तो वो जंग केवल वेस्ट एशिया में नहीं रहेगी, केवल मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगी, वो मिडिल ईस्ट से बाहर जाएगी। ये अपने आप में खतरनाक चेतावनी है। यानी ईरान क्या कहना चाह रहा है? क्या ईरान यूरोप के ऊपर हमला करेगा? क्योंकि अगर लेफ्ट की तरफ हमला करेगा तो यूरोप की साइड आती है, रशिया पर तो हमला करने वाला वो है नहीं। और अगर राइट की साइड हमला करेगा तो कहां हमला करेगा हम नहीं जानते। हिंदुस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और भी कई सारे मुल्क आते हैं, कहां वो हमला करेगा हम नहीं जानते। तो वेस्ट एशिया के बाहर हमला करने का मानी क्या हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक तो मामला इजिप्ट का हो सकता है। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो गए हुए थे यूएई, उनकी तस्वीरें वगैरह आई और उसके बाद कई इस तरह के बयान आए जिसमें यह लगा कि इजिप्ट यूएई को सपोर्ट कर रहा है। अब अपने आप में यह एक बेहद उलझा हुआ खेल है। एक तरफ इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर नाटो टाइप का, मुस्लिम नाटो एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया का ईरान के साथ कोई समझौता हुआ है, यह खबर आती है। पाकिस्तान लगातार ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। टर्की ने इस जंग से खुद को बाहर रखा है, लेकिन उसके जो बयान आए हैं वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आए हैं। अब ऐसे में इजिप्ट का जाकर यूएई के साथ खड़ा हो जाना क्या इसके मानी है, यह समझना बहुत मुश्किल काम है। तो ईरान के नेता ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने, रहबर आजम ने जो कहा है वो अपने आप में एक बेहद परेशान करने वाला बयान है और ईरान का आगे क्या प्लान है इसको समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। एक बात तो पक्की है, यह कहना लगभग नामुमकिन है कि डील हो गई है या डील हो जाएगी। कल बहुत सारी खबरें चली और कल शाम को पूरा माहौल ऐसा बना जैसे कि कोई डील फाइनल हो गई है। एक आर्टिकल आया, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने ट्विटर का जो अपना सबस्टैक अकाउंट होता है वहां पर एक लंबा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में यह बताया कि जिन मुद्दों पर सहमति बन गई है वो क्या है, और वो वही है जिनकी कल मैं बात कर रहा था। यानी कि तुरंत लड़ाई रुक जाए, यहां तक कि लेबनान में भी लड़ाई रुक जाए, 30 दिनों का एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाए, जिसका मतलब 30 दिन तक बातचीत लगातार चलती रहेगी। ये जो बातचीत चलेगी इसमें ईरान ये कमिट करे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान ने पहले ही कहा है उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, लेकिन ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो वो एक पॉइंट है जहां पर ट्रंप देख रहे हैं कि वो अपनी जीत दिखा सकते हैं। ईरान पहले से ही कह रहा है कि हमको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है और आप समझौता कीजिए, उसमें भी कहलवा लीजिए कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है और उसको अपने देश के अंदर जीत की तरह आप दिखाइए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट्स थे वो समझना बहुत मुश्किल काम था। जैसे ईरान का रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो होगा उसमें अमेरिका और उसके एलाइज मदद करेंगे। यानी कौन कौन मदद करेगा? सऊदी अरबिया मदद करेगा, यूएई मदद करेगा, कतर मदद करेगा। क्या ये कंट्रीज ईरान के रीबिल्डिंग में वाकई मदद करेंगी? इसके अलावा था कि उस ईरान के जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज कर दिया जाएगा, सैंक्शन सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों सैंक्शंस हटाए जाएंगे, तेल बेचने की उसको छूट दी जाएगी, वो सैंक्शन हटा दिया जाएगा, वो जहां चाहे तेल बेच सकता है। नेवल ब्लॉकेट जो लगा के रखा हुआ है, जो नाकाबंदी करके रखी हुई है अमेरिका ने, वो खत्म कर दी जाएगी। और साथ में ये था कि जो डील होगी फाइनल,
वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होगी, यानी वो एक इंटरनेशनल डील बन जाएगी जिस डील को तोड़ना मुश्किल होगा। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखिए, अगर वाकई इन पॉइंट्स पे समझौता हुआ है या इन पॉइंट्स पे समझौता होने की बात है तो ये तो ईरान की सीधी जीत है। ईरान का कोई नुकसान इसमें हुआ ही नहीं। ईरान पहले से कह रहा था कि उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है, और ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर फिर कह देगा हमको नहीं बनना है, हमको बम नहीं बनाना है। खामनेई साहब का फतवा था इस बात पर कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें एक पॉइंट जिसका कहीं जिक्र नहीं है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आप जानते हैं कि ईरान ने एक नया मैकेनिज्म बना दिया है। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरान और ओमान दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे, यह पूरा मैकेनिज्म बनाया है, और इस पर ईरान कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके मानी क्या हुए? इसके मानी यह हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल आपको मानना पड़ेगा। हालांकि ये जो पॉइंट्स इन्होंने गिनाए, इस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का जो कंट्रोल है उसको अमेरिका ने और बाकी कंट्रीज ने तस्लीम कर लिया है? यह अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि फ्रांस एक प्रपोजल लेकर जाने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, और चाइना और रशिया उसको वीटो करने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी वो उस प्रपोजल को पास नहीं होने देंगे। अब ये चीजें कितनी उलझ जाती हैं इसको जरा सा आप देखिए, और इसीलिए समझ में आता है कि डील की बातें चाहे जितनी भी हो रही हो, ईरान की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि ईरान जंग के लिए बिल्कुल तैयार है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी ऐसे इशारे लगातार आ रहे हैं जिनसे लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ट्रंप वीकेंड पे जहां जाने वाला था, यानी सैटरडे संडे को जब दफ्तर नहीं होता है, तो जिन जगहों पर जाने वाला था वो सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। क्यों किए गए? क्या सैटरडे संडे में ईरान के ऊपर कोई अटैक होने वाला है, या फिर सैटरडे संडे में डील फाइनल होने वाली है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है, यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। मेरे पास कहां से होगा? मैं कोई इस डील में शामिल तो हूं नहीं। मुझे नहीं पता कि कतर क्या प्रपोजल लेके गया है, मुझे नहीं पता कि आसिम मुनीर क्या प्रपोजल लेकर गए हैं, लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये कि पाकिस्तान और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो किसी भी तरह से इस जंग को खत्म कराना चाहते हैं, और इसके लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। लेकिन सारा मसला दो चीजों पर फंसा हुआ है, और उन दोनों चीजों का जिक्र जो ये सबस्टैक पर आर्टिकल आया उसमें नहीं है। यानी ये दोनों चीजें जो 30 दिन तक बातचीत चलने की बात है उसमें सुलझाई जाएंगी। पहली चीज मैंने आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरी चीज एनरिच्ड यूरेनियम। आप जानते हैं कल मुस्तफा खामनेई साहब का बयान आया था, और राइटर्स ने यह खबर छापी थी कि मुस्तफा खामनेई ने यह ऑर्डर दिया है, यह हुक्म दिया है कि किसी भी हालत में एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा, और ट्रंप इस बात पर बजिद है कि एनरिच्ड यूरेनियम हमें चाहिए। तो तरीका यही हो सकता है कि जिस चीज पर सबसे ज्यादा विवाद है, जिस पर कहीं कोई सहमति नहीं बन रही है, उसके लिए 30 दिन का वक्त लिया जाए कि आमने सामने बैठकर लगातार बात करते हुए उसको सुलझा लिया जाए, और जिन चीजों पर सहमति बन रही है उस पर सहमति बनाकर एमओयू साइन किया जाए और प्रोसेस को शुरू किया जाए बातचीत के। लेकिन यह भी जो पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। ईरानी जो एसेट्स हैं अमेरिका में उनको डिफ्रीज करने का मामला, और दूसरा ईरान के ऊपर से प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन हटाने का मामला। अगर ईरान के जो एसेट कब्जा करके रखे हैं अमेरिका ने, उनको वो डिफ्रीज कर दे, तो आप जानते हैं $20 बिलियन से ज्यादा अमेरिका से आएगा ईरान के अंदर। और ऐसे ही अगर सैंक्शंस हटा दे, जैसे आप जानते हैं कि हम जो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड वगैरह यूज करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं, वो वहां पर इस्तेमाल नहीं होते, ईरान पर इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल जो करेंसी सिस्टम है उससे बाहर रखा गया है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखा गया है ईरान को इस सैंक्शन की वजह से। सैंक्शन हटने का मतलब है वो इंटरनेशनल सैंक्शन खत्म हुआ, इंटरनेशनल मार्केट से वो जुड़ जाएगा, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा, और उसके साथ साथ जो ये बात आ रही है कि उसको व्यापार करने की, तिजारत करने की छूट दी जाएगी, तो फिर ईरानी तेल भी दुनिया भर में जाने लगेगा, और दुनिया भर से ईरान को जो चाहिए वो भी ईरान खरीद पाएगा। ये डील अगर वाकई हो जाती है तो आप ये समझिए ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी।
क्योंकि जिस JCPOA डील की बात वो करता था कि बहुत गंदी डील कर ली ओबामा ने, बहुत नुकसान करा दिया अमेरिका का, उससे तो बहुत ज्यादा फेवरेबल ईरान के लिए ये वाली डील है। इसमें ईरान को ज्यादा फायदा होगा। तो जाहिर तौर पर अगर ये डील होती है तो ट्रंप की भयानक बेइज्जती न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में होने वाली है। अमेरिका के अंदर कहा जाएगा कि JCPOA तुमने खत्म कर दिया और JCPOA से ज्यादा झुककर तुमने डील कर ली, यानी ईरान को हर तरह से जीत मिल गई। लेकिन इसके अलावा चारा क्या है? ये वो शर्तें हैं जिनसे कम पर ईरान मानेगा नहीं। तो इसके अलावा चारा एक ही है, और अटैक कीजिए। और अटैक करने के टाइम पर ईरान पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अखबार, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि ईरान ने अपने हथियार दोबारा बना लिए हैं। ज्यादातर जो उसकी क्षमता है, पावर है, वो पहले की तरह है। वो अभी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। और वही अमेरिकन अखबार बता रहे हैं कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका ने जबरदस्त नुकसान उठाया है। 20% उसके MQ-9 रीपर खत्म हो चुके हैं। ड्रोन्स की कमी है, मिसाइल आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी हैं, इंटरसेप्टर्स बर्बाद हो चुके हैं। तो अगर आप हमला करते हैं तो ईरान इधर तैयार बैठा हुआ है और आपके पास इतने हथियार नहीं बचे हैं कि बहुत दिनों तक आप लंबी लड़ाई लड़ सकें। अमेरिका के अंदर लगातार ट्रंप की जो पसंदगी है वो कम होती जा रही है। इजराइल के अंदर लगातार नेतन्याहू की पसंदगी कम होती जा रही है। और दुनिया भर में तेल, फर्टिलाइजर, गैस, बाकी चीजों का जो संकट पैदा हुआ है वो संकट तो पैदा हुआ ही है। तो अब ट्रंप के पास तरीका क्या है? ट्रंप क्या कर सकता है? 3 ऑप्शन ट्रंप के पास बचते हैं। पहला ऑप्शन तो बहुत सीधी सीधी बात है कि वो फिर से अटैक करे। अगर वो फिर से अटैक करता है तो जैसा ईरान ने कहा है, अगर ईरान वैसा ही करता है और ये लड़ाई मिडिल ईस्ट से बाहर जाती है तो ये लड़ाई ना केवल एक वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है बल्कि सारी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। और मैं बार बार ये बात आपको दोहरा के बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, और वो इसलिए बताया है कि इसको नोट करना बहुत जरूरी है। अगर इसके बाद बातचीत के बीच में अमेरिका अटैक करता है तो ईरान महीनों बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। इसके बाद जो वॉर चलेगी वो कई महीने चल सकती है, कई साल भी चल सकती है। इस वॉर का कोई अंत नहीं है। रहा सवाल एटॉमिक पावर यूज करने का, अगर ईरान को यह खदशा हुआ कि अमेरिका एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है, तो आप यह समझिए कि ईरान भी शायद इसी बीच न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, न्यूक्लियर बम बना लेगा। और वैसे भी रशिया और चाइना ने सीधी उस समय बात की थी जब न्यूक्लियर की बात चल रही थी कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो यह उसके लिए बेहद खतरनाक होगा। आप जानते हैं रशिया और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। और अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर पाएगा, जिसके लिए वहां की आर्मी भी नहीं तैयार है और वहां के लोग भी नहीं तैयार हैं, इजराइल कर सकता है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया और इजराइल के ऊपर गिराया तो इजराइल तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर ऑप्शन है भी और नहीं भी। और अगर न्यूक्लियर ऑप्शन ये यूज नहीं करते हैं, बाकी जो लड़ाई होती है, चाहे वो ईरान की जमीन पर हो, आसमान में हो या समंदर में हो, वो 4 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में खत्म होने वाली नहीं है। वो इतनी लंबी लड़ाई चलेगी कि ना केवल अमेरिका और मिडिल ईस्ट की तमाम जो कंट्रीज हैं उनके, बल्कि दुनिया की इकॉनमी को चौपट कर देगी। अभी ये खबर आई थी कि जुलाई तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो दुनिया भर में ऐसी मंदी आएगी जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। इसको अपनी जीत दिखाते हुए ट्रंप ईरान की शर्तें मान ले। अब यहां अपना ही कहा हुआ एक जुमला फिर से दोहरा देता हूं कि इस जंग से अमेरिका का हासिल क्या है और अमेरिका का एम क्या रह गया है। जो न्यूक्लियर बम ईरान बनाने ही नहीं वाला था उसको रोक रहे हैं, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुली थी उसको दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रजीम चेंज वगैरह तो ख्वाब बन के रह गया, उसकी तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि ट्रंप अमेरिका में यह दिखाएं कि हमने दुनिया को न्यूक्लियर खतरे से बचा लिया, ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक लिया, उसमें यह समझौता हो जाए, या ईरान इस बात के लिए मान ले कि 10-15 साल तक वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। और इसकी आड़ में ईरान की ज्यादातर शर्तें अमेरिका मान ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल से लेकर एसिड डीफ्रीज करने और सैंक्शन हटाने तक सारी बातें मान ले।
और ये ईरान के लिए एक जीत जैसी होगी और यहां पर अमेरिका में अपनी जीत दिखा सकता है ट्रंप। लेकिन जैसा मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि ये डील अगर होती है तो ये JCPOA से भी ज्यादा खराब डील होगी अमेरिका के लिए और बेहद फायदेमंद डील होगी ईरान के लिए। ईरान की इकॉनमी फ्लरिश करने लगेगी बहुत जल्दी। तो ये डील करने में खतरा ट्रंप के सामने ये है कि उसके जो विरोधी हैं वो पूरी दुनिया में ये बात करेंगे कि ट्रंप ने दरअसल ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि और ज्यादा प्रेशर बनाया जाए ईरान के ऊपर और इस तरह से ये तीसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि और किसी तरीके से ईरान के ऊपर आप प्रेशर नहीं बना सकते जंग के अलावा। ना आसिम मुनीर ईरान के ऊपर कोई प्रेशर बना सकते हैं, ना कतर कोई प्रेशर बना सकता है, ना सऊदी कोई प्रेशर बना सकता है और ना ही कोई और कंट्री कोई प्रेशर बना सकती है। अगर ईरान को थोड़ा बहुत कोई प्रभावित कर सकता है, कोई कंट्री ऐसी है जिसके कहने पर ईरान थोड़ा बहुत सुन सकता है, तो वो सिर्फ एक कंट्री है, चाइना। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिर से चाइना जाने वाले हैं और इससे समझ में आ रहा है कि चाइना को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से ईरान को जंग बंदी के लिए राजी करे, कुछ शर्तें मानने के लिए राजी करे। और इसी बीच में खबर यह आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान में चूंकि बहुत हथियार खर्च हो चुके हैं तो ताइवान को जो हथियार जाने थे वो नहीं जाएंगे। अब देखिए, ताइवान को हथियार नहीं जाने का मतलब सीधा सा है कि चाइना को खुली छूट दी जा रही है ताइवान को अपने मुल्क में मिलाने की। ट्रंप गए थे चाइना और लगता है वहां पर ये सरेंडर कर आए हैं कि अब वो ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे और बदले में हो सकता है उन्होंने अमेरिका के लिए कुछ मार्केट और बिजनेस मांगा हो और ईरान से बातचीत फाइनल करवाने के लिए कुछ कहा। अब चाइना क्या दखल करेगा ये देखना है। चाइना का दखल जाहिर तौर पर मानीखेज हो सकता है, ईरान उसकी सुन सकता है, लेकिन दो चीजों के बारे में मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वो चाइना की भी नहीं सुनेगा। ना तो वो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देगा और ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ेगा। तो चाइना के दखल के बाद भी अगर समझौता होता है तो ट्रंप साहब को ये दो लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। इन दोनों लड्डुओं के लिए तो वो तरसते ही रहेंगे। तो फिलहाल बेहद उलझे हुए हैं हालात। फिर से आज का सैटरडे और कल का संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। रातों को देखिए क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अटैक हो जाए और कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रंप फाइनल सरेंडर कर दे। फाइनल सरेंडर अगर वो करता है तो उसके अमेरिका, मिडिल ईस्ट और सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा और अगर हमला करता है तो फिर दुनिया एक ऐसी अंधी लड़ाई में फंसेगी जो कब खत्म होगी किसी को नहीं पता है। जो होगा जैसा होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। मंडे को फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोस, अपने कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।